रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह नई दिल्ली से। भारत ने अपनी रक्षा महत्वाकांक्षाओं में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। नई दिल्ली ने स्टेल्थ टेक्निक से लैस एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दे दी है। यह पहला मौका है जब निजी क्षेत्र के डीआरडीओ के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के इस अत्याधुनिक युद्ध विमान को विकसित करने का अवसर मिला है। रक्षा में भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तेजस की शानदार उड़ान और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब भारत एमका के माध्यम से हवाई युद्ध में नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह विमान भविष्य की चुनौतियों के लिए कैसे तैयार होगा और कैसे यह भारत की छठी पीढ़ी के सपने को नई ऊंचाइयां देगा। लेकिन जंग सिर्फ आसमानों में नहीं लड़ी जा रही, अब एआई ने भी कॉकपिट में एंट्री कर ली है। ऐसे में एक अहम सवाल उठता है कि क्या भारत अपनी डिजिटल आत्मनिर्भरता सुनिश्चित कर पाएगा या फिर तकनीकी निर्भरता का जोखिम उठाएगा। और ग्राउंड जीरो पर भारत का तीव्र हमला करने वाला लॉइटरिंग म्यूनिशन भीषण युद्ध के मैदान में उतर चुका है। स्मार्ट और तेज हथियार भारत की सैन्य ताकत को और घातक बनाएगा। रक्षा क्षेत्र में इस नए कदम के साथ भारत अपनी सामरिक क्षमता को भी और मजबूत कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों की गहराई में जाकर उनका विश्लेषण करें, आइए एक नजर डालते हैं प्रमुख ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना की साइलेंट सक्सेस की सराहना करते हुए कहा कि वह शक्ति है जिसने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान की सेना को बेबस कर दिया। और साथ ही उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि अगली बार अगर फिर से उकसाया गया तो जवाब की कमान इस बार नौसेना के हाथ में होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएसवी तारिणी का नाविका सागर परिक्रमा 2 को सफलतापूर्वक पूरा करने पर स्वागत किया। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के हालिया बयान की, जिसमें उन्होंने रक्षा खरीद में देरी और वायु शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने एयर पावर की अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि कोई भी सैन्य अभियान बिना एयर पावर के संभव नहीं है। इसी संदर्भ में भारत की रक्षा महत्वाकांक्षाओं में एक बड़ा कदम सामने आया है। नई दिल्ली ने आधिकारिक तौर पर स्टेल्थ एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। एक ऐतिहासिक रक्षा फैसला जिसमें भारत सरकार ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के विकास को आधिकारिक रूप से स्वीकृति दे दी है। इसे भारत का मोस्ट एडवांस इंडिजिनस फाइटर प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जो भारत की एयर पावर को नई दिशा देगा। ये सिर्फ एक मिलिट्री अपग्रेड नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद एमका परियोजना के तहत भारत चौथी और 4.5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के आयात से हटकर अपने खुद का 5th जनरेशन प्लस प्लेटफॉर्म विकसित करेगा।
साथ ही भारत 6 जनरेशन के विमानों की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस परियोजना के फर्स्ट फेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये एक रणनीति है जिसमें भविष्य में युद्ध भारत की अपनी विकसित की हुई तकनीक और सिस्टम्स के साथ लड़े जाएंगे। एमका के साथ भारत सिर्फ दूसरों की बराबरी नहीं कर रहा, बल्कि उनसे आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। अब ये इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए भारत और भारत की रक्षा संस्थाएं, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर तत्पर हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रक्षा इतिहास में एक ऐतिहासिक बदलाव की। ये इंडियन डिफेंस एविएशन में पहली बार हुआ है जब निजी क्षेत्र से कंपनियां आकर एक लड़ाकू विमान बनाने में शामिल हो रही हैं। एमका प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के साथ अब प्राइवेट डिफेंस कंपनियां भारत के सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के सह विकास और सह उत्पादन की दौड़ में शामिल हो रही हैं। ये न सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि ये भारत के हथियार निर्माण के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। तो अब तक लड़ाकू विमान बनाने में हम सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के पास जाते थे, लेकिन एमका प्रोजेक्ट ने नई राह खोल दी है, जिससे टाटा, अडानी, L&T, महिंद्रा डिफेंस जैसी कंपनियां भी इसमें भागीदारी ले सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और भविष्य में हमें क्या चाहिए। इसलिए हमें अपनी सोच को भी नए सिरे से ढालने की जरूरत है और ये काम पहले से ही शुरू हो चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे अब तक हम हर चुनौती का सामना कर पाए हैं, वैसे ही भविष्य में भी हम एक देश के रूप में अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे। एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मैं इसे अभी किसी खास जनरेशन का नाम नहीं देना चाहता, क्योंकि जब यह तैयार होगा तो यह अपने समय की सबसे आधुनिक तकनीक का होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमका प्रोजेक्ट में अब निजी कंपनियों को भी हिस्सा लेने की मंजूरी मिल चुकी है, जो एक बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि देश को आज अपने निजी क्षेत्र पर कितना भरोसा है। मुझे पूरा यकीन है कि यह कदम आगे चलकर और भी बड़े मुकाम हासिल करने की राह खोल देगा। इसका मतलब है हजारों हाईटेक नौकरियां एरोस्पेस MSMEs के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और लंबे समय में निर्यात की जबरदस्त संभावनाएं भी पैदा होती हैं। अब सिर्फ आर्म फोर्सेस ही मोर्चे पर नहीं है, इंडियन इंडस्ट्री भी इस मिशन में तैयार है। लेकिन एमका मैदान में क्या नया लेकर आएगा, देखिए आगे। एमका को छठी पीढ़ी का फाइटर जेट कहा जा रहा है, जबकि 5वीं पीढ़ी के तेजस मार्क 2 ने अभी उड़ान भी नहीं भरी है। तो ऐसा क्या है जो एमका को इतना फ्यूचरिस्टिक बनाता है और भारतीय वायुसेना क्यों इस पर 2040 और उसके बाद के लिए भरोसा कर रही है? आइए इसकी तकनीकी खूबियों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एमका एक ट्विन इंजन वाला स्टेल्थ तकनीक से लैस और सुपर क्रूजिंग क्षमता वाला घातक फाइटर जेट होगा, लेकिन जो इसे खास बनाता है वह इसके अंदरूनी सिस्टम, जिसे मॉड्यूलर ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर अलग अलग सेंसर्स को मिलकर काम करने की ताकत देता है और AI की मदद से मिशन को संभालने की क्षमता प्रदान करता है। एमका के छठी पीढ़ी के खास फीचर्स क्या है, आइए ये हम आपको समझाते हैं। स्टेल्थ फीचर है, यानी कि रेडार पर नजर नहीं आएगा। AI का एकीकरण है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सारे जो संचार है, जो भी उसका संचालन है, उसको किया जाएगा। फिर मानव और मानव रहित टीमिंग, यानी कि जहाज उड़ेगा, साथ साथ ड्रोन्स भी होंगे और ड्रोन्स और इस जहाज का समन्वय होगा। युद्ध के मैदान में पायलट अलग अलग ड्रोन्स को टारगेट्स के ऊपर डायरेक्ट कर पाएगा। और सबसे खास चीज इसके अंदर होगी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जो कि इसमें फिट होंगे। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का मतलब है कि लेजर बीम की मदद से हवा में उड़ने वाली जो खतरे हैं उनको निस्तेनाबूद किया जाएगा। साथ ही ग्राउंड पर भी कोई खास टारगेट होगा, उसको बर्बाद किया जाएगा। इसमें हाइपरसोनिक हथियारों के साथ अनुकूलता पैदा की जाएगी, यानी कि जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं वो भी इससे लॉन्च किए जा सकेंगे। साथ ही जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण क्षमता होगी वो होगी लॉयल विंगमैन कोऑर्डिनेशन, यानी एमका बिना पायलट वाले सिस्टम के साथ काम करेगा।
ह्यूमन पायलट्स रियल टाइम में कई ड्रोन्स को कमांड करेंगे। दुनिया भर में 6th जनरेशन के फाइटर प्रोग्राम अभी सिर्फ योजना के स्तर पर हैं। अगर भारत ने अपना एमका प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर लिया, जो कि मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो करेगा, फिर भारत दुनिया के टॉप एयर पावर टेक्नोलॉजी विकसित करने वाले देशों में शुमार हो जाएगा। भविष्य में आसमान में सिर्फ उड़ान नहीं भरी जाएगी, वहां सब कुछ कंप्यूटर और तकनीक से नियंत्रण भी किया जाएगा। और एमका शायद भारत के उस खास एरियल फ्यूचर में एंट्री दिला रहा है। युद्ध का तरीका बदल चुका है और ऑपरेशन सिंदूर ने शायद हमें दिखा भी दिया है कि कैसे। सुपरसोनिक स्ट्राइक से लेकर एआई की मदद से लड़ी जा रही लड़ाइयों तक ये ऑपरेशन एक नए दौर की शुरुआत की दस्तक है, पहले से कहीं ज्यादा तेज, गहरा और घातक। इस नए युग में भारत का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका सिर्फ एक नया फाइटर जेट नहीं है, बल्कि नई रणनीति है। आइए समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे युद्ध की परिभाषा बदल रहा है और कैसे एमका को भविष्य की लड़ाइयों में जीत के लिए तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हफ्तों में नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में पूरा हुआ। रियल टाइम टारगेटिंग, एआई की मदद से हमला करने की योजना और स्वॉर्म ड्रोन्स जो दुश्मन की सुरक्षा को चकमा दे गए। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये छठी पीढ़ी के युद्ध की एक झलक थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बदला है? लड़ाई के अंदर बहुत तेजी आई है। दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, बल्कि मिनटों में आप अपने लक्ष्य को साध सकते हैं। कोई भी क्षेत्र अब सुरक्षित नहीं है। अगर दुश्मन को लगता है कि वो किसी इलाके में छुप जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्लाइड बॉम्ब्स से लेकर स्वॉर्म ड्रोन तक युद्ध के अंदर तकनीक ही तकनीक है और ये तकनीक रेडार के ऊपर दिखती नहीं है, बहुत ही स्टेल्थ के साथ दुश्मन के इलाकों को टारगेट करती है। एआई कॉम्बैट इंटीग्रेशन के साथ अब युद्ध लड़े जा रहे हैं जहाज़ों में, और उनको नियंत्रण करने वाले एवैक्स जैसे सिस्टम्स के अंदर एआई कंट्रोल है, क्योंकि बहुत सारे टारगेट्स को एक साथ मैनेज करना किसी आम इंसान के बस से बाहर है। तो यहाँ पर एआई की मदद ली जा रही है और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बखूबी देखा। और इस ऑपरेशन सिंदूर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये मल्टी डोमेन बैटल स्पेस के अंदर लड़ा गया, यानी सैटेलाइट से लेकर साइबर स्पेस तक युद्ध का मैदान हर जगह था और कहीं भी नहीं था। मतलब साफ है, अगर आप छिप नहीं सकते तो आप मर जाएंगे, अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते तो आप अंधे हैं, अगर आप जल्दी सोच नहीं सकते तो आप हार जाएंगे। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर ने इतना सब कुछ बदल दिया है, तो हमारा एमका इसमें कहां फिट होता है? दरअसल भारत का ये अगली पीढ़ी का एक स्टेल्थ फाइटर है। डीआरडीओ और एचएएल द्वारा विकसित निजी क्षेत्र के सहयोग से तैयार किए जाने वाला एमका सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये एक उड़ता हुआ मस्तिष्क है। एआई इनेबल्ड स्टेल्थ तकनीक से लैस और भविष्य के लिए तैयार। एमका कैसे भविष्य के युद्ध में जीत हासिल करेगा? स्टेल्थ एयरफ्रेम रेडार पर दिखाई नहीं देने वाला होगा, यानी कि दुश्मन एमका को पहचान नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है जब दिखेगा नहीं तो उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पाएगा। और फिर आता है एआई असिस्टेड एवियोनिक्स, भविष्य का अनुमान लगाने वाली युद्ध प्रणाली, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप बैटलफील्ड के अंदर क्या होने वाला है उसका भी अनुमान लगा सकते हैं और उस हिसाब से अपने फाइटर जेट को पोजीशन कर सकते हैं। फिर आती है बात मानव और मानव रहित टीमिंग की। ड्रोन समूहों को नियंत्रण करना, यानी कि पायलट कॉकपिट में बैठकर ड्रोन्स का भी संचालन साथ के साथ कर सकता है और एक साथ कई सारे टारगेट्स को टारगेट कर सकता है। एमका का आर्किटेक्चर ओपन होने वाला है, यानी कि इसके ऊपर आप हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगा सकते हैं, लेजर हथियारों से भी इसको लैस कर सकते हैं। एमका की एक और बड़ी खासियत होगी सेंसर फ्यूजन की, यानी डिजिटल युद्ध नेटवर्क में एक कड़ी की तरह काम करने की क्षमता प्रदान करेगा। ड्रोन कमांड करने से लेकर सटीक हमले से बचने तक या दुश्मन
के सैटेलाइट को बाधित करने तक एमका एक ऐसे युद्ध क्षेत्र के लिए बनाया गया है जहां एआई न्यू विंगमैन है और जीत सिस्टम पर निर्भर करती है, आकार पर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध पुराने तरीकों से नहीं लड़ा जाएगा, ये तेजी से, चुपचाप और सेंसर की मदद से हर क्षेत्र में होगा। और उस आसमान में भारत का एमका वो खास हथियार हो सकता है जिसकी दुनिया ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ ऐप चलाने तक सीमित नहीं है, यह वैश्विक व्यवस्था को नया आकार दे रहा है। आज की दुनिया में डेटा फ्लोज पावर को डिफाइन करता है और एल्गोरिथम बाजारों से लेकर सैन्य रणनीतियों तक हर चीज को प्रभावित करते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य खुद बनाएंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें नियंत्रित करेगा? आइए हम एआई की जोखिम भरी दुनिया को और गहराई से देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि आज भारत के फैसले कैसे आने वाले समय में उसकी डिजिटल आजादी को बचा सकते हैं। हम एक खामोश संघर्ष देख रहे हैं जो टैंक से नहीं बल्कि तकनीक से लड़ा जा रहा है। चीन के राज्य नियंत्रित मॉडल से लेकर पश्चिम के डेटा पर आधारित मुनाफा कमाने वाले सिस्टम तक एआई अब सिर्फ एक साधन नहीं रहा, ये अपने बनाने वालों की सोच और मूल्यों को दर्शाने वाली एक ताकत है। तो एआई नई ताकत का केंद्र कैसे है? देखिए, डेटा अब नया रणनीतिक संसाधन है, क्लाउड अब नया बुनियादी ढांचा है, एआई अब नया युद्ध क्षेत्र है। इस नए युग में संप्रभुता सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डिजिटल ऑटोनॉमी की बात है। जैसा कि वैश्विक विचारक चेतावनी दे रहे हैं, साइबर शक्ति अब सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का मेल बन गई है। चीन में एआई लोगों के व्यवहार पर नजर रखता है, असहमति को ट्रैक करता है और एक सोशल क्रेडिट सिस्टम चलाता है। यह मॉडल ज्यादा नियंत्रण वाला और कम पारदर्शिता वाला है। अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। अब यह वैश्विक तकनीकी दबाव क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स क्लाउड एक्ट के माध्यम से डेटा तक अपनी पहुंच रखता है। चीन का खुफिया कानून देश के भीतर और विदेशों में निगरानी रखता है। अब इस एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संचालित करने वाला बुनियादी ढांचा क्या है? दरअसल हर जगह केबल टावर हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, 5G से लेकर समुद्र के नीचे बिछाई गई केबल्स हैं, जिन्हें विदेशी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में शामिल किया गया है। और ये गंभीर चिंताएं पैदा करता है जब जरूरी प्लेटफॉर्म दूसरे देशों में बनाए गए हों और उनके द्वारा संचालित किए जाएं, तब डेटा पर हमारा नियंत्रण कमजोर हो जाता है और देश की संप्रभुता पर सवाल उठने लगते हैं। भारत पहले से ही इसका जवाब दे रहा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नागरिकों के डेटा को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम है, लेकिन अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत एक ऐसा स्वदेशी एआई सिस्टम विकसित कर रहा है जो हमारी पारदर्शिता, नैतिकता और स्वतंत्रता के मूल्यों को दर्शाए। लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है। यूक्रेन युद्ध ने हमें आधुनिक हाइब्रिड युद्ध का सच भी दिखा दिया है। राय प्रभावित करने के लिए डीप फेक्स का प्रयोग किया जा रहा है। एआई से नियंत्रित ड्रोन हमले का नेतृत्व कर रहे हैं। एल्गोरिथम्स द्वारा बनाए गए झूठे प्रचार अभियान अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल टाइम डिजिटल युद्ध मैदान है। अब सवाल यह है कि कानूनी और नैतिक जटिलताएं क्या हैं? स्वायत्त हमलों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? हम डीप फेक्स को कैसे नियंत्रित करेंगे? एआई संचालित युद्ध में कौन से नियम लागू होते हैं? 2024 में एक बड़ी सफलता मिली। यूएन में नई दुनिया की पहली एआई संबंधित साइबर क्राइम ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए। ईयू का एआई कानून अब दुनिया भर के लिए मानक तय करता है, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए मिशन साफ है, अपनी खुद की ताकत बनाओ, नहीं तो पीछे रह जाओगे। चीन का डीपसीक एक
कम लागत वाला ओपन सोर्स एआई मॉडल है जिसने वैश्विक तकनीक की दुनिया में हलचल मचा दी है और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती दी है। भारत भी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। क्या हम अपने खुद के बेसिक मॉडल बनाने में निवेश करेंगे या बाहरी बड़ी कंपनियों पर निर्भर रहेंगे जो हमारा डिजिटल भविष्य तय करेगी? एआई का युग इंतजार नहीं करेगा और यह हिचकिचाहट को माफ भी नहीं करेगा। भारत के सामने एक स्पष्ट विकल्प है, या तो हम तकनीक के निर्माता बने या फिर दूसरों के बनाए हुए नियमों वाली दुनिया में केवल दर्शक बनकर रह जाएं। यह तेज है, घातक है और भारतीय है। भीषण भारत का सबसे आधुनिक लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो भविष्य के युद्ध लड़ने के तरीके को बदल रहा है। रैपिड डिप्लॉयमेंट, स्वॉर्म कैपेबिलिटी और 30 किलोमीटर तक टारगेट करने की ताकत के साथ भीषण एक ऐसा फ्रंटलाइन योद्धा है जो कभी थकता नहीं। आइए हम आपको भारत के अगली पीढ़ी के युद्ध क्षेत्र को बदलने वाले गेम चेंजर के बारे में बताते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देने के लिए विकसित की गई भीषण सीरीज आज के अत्याधुनिक युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करती है। तीव्र प्रतिक्रिया, एक साथ होने वाले हमले, लंबी दूरी से लक्ष्य पर हमले करने की क्षमता या लॉइटरिंग एम्युनिशन न केवल स्मार्ट है, ये झुंड में हमला करने में सक्षम और युद्ध के लिए तैयार है। तो भीषण की मुख्य क्षमताएं क्या है? दरअसल ये मल्टी बैरल यूएवी लॉन्चर है, यानी कि कई सारे यूएवीज एक साथ लॉन्च कर सकता है। इससे लॉन्च किए जाने वाले यूएवीज 30 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके टारगेट्स को निस्तेनाबूद कर सकते हैं और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने में भी ये सक्षम है। ये सटीक कामाकाजी हमला करने में सक्षम है। कामाकाजी वर्ल्ड वॉर II के अंदर जापान के एक पायलट्स हुआ करते थे जो पायलट्स जहाज के अंदर बैठकर और टारगेट्स के अंदर घुस जाते थे और खुद को भी शहीद कर देते थे, यानी कि ये आत्मघाती सिस्टम होगा और इसीलिए इसको कामाकाजी हमला कहा जाता है। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये ड्रोन्स भीषण मल्टी बैरल यूएवी सिस्टम से लॉन्च किए जाएंगे और लॉन्च करने के बाद में ये लॉइटर करेंगे, यानी कि युद्ध क्षेत्र के ऊपर ये घूमते रहेंगे और हवा में घूमते हुए ये अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे वो रेडार हो, कमांड पोस्ट हो, गन पोजीशन हो या टैंकों का हार्बर हो। जब एक बार वो उस चीज़ को निर्धारित कर देंगे, जब उनके रेडार्स में वो टारगेट कैद हो जाएगा तो उसके ऊपर ये चौतरफा हमला कर देंगे। दुश्मन में खलबली मच जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये इसकी काबिलियत है, ये भीषण की क्षमता है और इसीलिए इसका नाम भीषण है, क्योंकि ये भीषण रूप से दुश्मन के ऊपर प्रहार करने में सक्षम है। कन्वेंशनल मिसाइल्स हो या आर्टिलरी, इनके मुकाबले भीषण की लॉइटरिंग कैपेबिलिटी इसे इंतजार करने, निगरानी रखने और फिर सटीकता से हमला करने में सक्षम बनाती है, जिससे ये चलते हुए या समय सीमित खतरों को टारगेट करने के लिए एकदम उपयुक्त बन जाता है। ये एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, जिससे भारतीय सेना को ज़्यादा हथियार खर्च किए बिना दुश्मन पर भारी गोलाबारी करने की ताकत मिलती है। तो ये कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? ये नॉर्मल सीमा संघर्ष के अंदर, जैसा कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, या आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयाँ, जैसे कश्मीर के इलाके में दुर्गम इलाकों में अगर हाइड आउट है और वो चिन्हित है या उसकी खोज करनी है, तो ये लॉइटरिंग एम्युनिशन को उस इलाके पे छोड़ दिया जाए और उसके बाद वो अपने आप दुश्मन का या आतंकवादी ठिकाना या हाइड आउट लोकेट करे और फिर उसके ऊपर प्रहार करे। वहीं नॉर्मल कन्वेंशनल युद्ध के अंदर टैंकों को नष्ट करने की बात हो या रेडार्स को निष्क्रिय करने की बात हो, तो ये इसमें भी काफ़ी सफल साबित होंगे। ऐसे दौर में जब ड्रोन युद्ध के नियम बदल रहे हैं, भीषण ड्रोन युद्ध में प्रभुत्व के लिए भारत का जवाब है। यह भारत में बना है, भारतीय जवानों के लिए है, चाहे हिमालय की ऊंचाइयों पर हो या रेगिस्तान में टकराव। भीषण लड़ाई को दुश्मन के सामने लाता है, चुपचाप, तेजी से और बिना किसी चेतावनी के।
युद्ध बदल रहा है और भीषण इस बदलाव में एक अहम कड़ी साबित हो रहा है। तो आने वाला समय, आने वाली सदी, आने वाला युग एक गैर पारंपरिक युद्ध की ओर ले जा रहा है, जिसके अंदर तकनीक बहुत अहम रोल अदा करने वाली है। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह नई स्टोरीज और उनके विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।